आज हम सॉलिड पेपर 2015 सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है 2015 के जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6वीं प्रवेश में पूछा गया वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है 51 से। ये मैथ सेक्शन है। अंकों 7, 2, 4, 8 तथा 0 से बनने वाली बड़ी से बड़ी 5 अंक की संख्या जब एक अंक एक ही बार प्रयोग हो है। ठीक, आपको बताना है कि 7, 2, 4, 8, 0। ठीक, इन अंकों की सहायता से आपको बनाना है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। बड़ी से बड़ी संख्या मतलब अधिकतम संख्या, 5 अंकों की अधिकतम संख्या। ठीक है, तो ऑलरेडी यहाँ पर 5 अंक है, तो कोई भी अंक को 2 बार लिखने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, इसमें भले ही बोल दिया एक बार प्रयोग होगा, तो एक ही बार ही प्रयोग होगा क्योंकि ऑलरेडी 5 अंक है। ठीक, तो ये 5 अंकों की सहायता से बनने वाली बड़ी संख्या, तो बड़े अंकों को पहले लिखते हैं 8, 7, फिर 4, 2, 0। आंसर क्वेश्चन नंबर 52। 144 का 3/4 गुना 96 के 2/3 गुने से कितना अधिक है। ठीक, तो सबसे पहले पता करना है कि दोनों में कौन बड़ा है। ठीक, कोई किसी से कितना अधिक है बोला जाएगा, मतलब हमें बड़ी संख्या से छोटी में माइनस करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़कर पता करना है कि कौन बड़ा है। वैसे इसका हम सॉल्व करेंगे तो भी पता चल जाएगा कि कौन बड़ा है। पहले सॉल्व करते हैं। ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, देखो 144 का 3/4 निकालना है। ठीक है, तो ऐसे लिखोगे 144 का मीन्स मल्टीप्लाई, और 3/4 को लिख सकते हो बाई 4। ठीक, ये 4 को नीचे लिख लेंगे और 3 को ऊपर। ठीक, अब लास्ट का 2 डिजिट यहाँ 4 से डिवाइड हो रहा है, तो ये 144 4 से डिवाइड है। ठीक है, तो 144 4 से कितने टाइम्स में डिवाइड है, ये 12 आ जाएगा 3 टाइम में, माइनस करने पर 2 और ये 4। ठीक है, और 24 कितने टाइम में आ जाएगा, 6 टाइम में, तो 36 टाइम में। ठीक, ये इससे कैंसिल हो गया 36 टाइम में, मल्टीप्लाई 3। अब इसे सॉल्व कर देंगे तो 3 6 जा 18, कैरी 1, 3 3 जा और 1 10, 108। याद रखो 144 का 3/4 गुना कितना निकला, 108। ठीक है, तो ये मैं मिटा रहा हूँ, यहाँ पर लिख लेता हूँ। इन दोनों का वैल्यू आया 108। अब इसी प्रकार से हम 96 के 2/3 निकालेंगे। ठीक है, 96 के का की, उसका मतलब गणित की भाषा में मल्टीप्लाई। ठीक, 2/3, तो ये नंबर 3 से डिवाइड है। 3 के टेबल में 9 3 टाइम में, 3 के टेबल में 6 2 टाइम में। अब इसे मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो इसका आंसर आया 64। मतलब इन दोनों का, इसका 96 का 2/3 वैल्यू आया 64। ठीक, अब पता चल गया कौन बड़ा है, 108 बड़ा है। पूछ रहा है कि ये नंबर इससे कितना अधिक है। ठीक, इस नंबर से ये कितना अधिक है, तो इसका वैल्यू 108 है, इसी में 64 को माइनस करोगे तब पता चलेगा ये कितना अधिक है इस नंबर से। ठीक, तो यहाँ पर 4, 10 में 6 माइनस 4। ठीक, 44 अधिक है, तो 44 ऑप्शन किस में है, 2 में है। ये 64 इसका वैल्यू था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53। इसमें क्या करना है, इस दी हुई संख्या को 16 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो डिवाइड करने पर जो आंसर आया उसी को हम बोलते हैं सरल करना। ठीक है, अर्थात 16 से इस दिए हुए संख्या में डिवाइड करो तो सरल करने पर कितना प्राप्त होगा पता चलेगा। ठीक है, तो 16 का टेबल आना चाहिए, तो 16 का टेबल हम यहाँ पर लिख चुके हैं। ठीक, आप सिंपली क्या करेंगे, इस नंबर को लिखेंगे और 16 से डिवाइड करेंगे। ठीक है,
तो क्वेश्चन में हमारा भाज्य संख्या है 641,664 डिवाइड 16, ठीक है। तो 64 आ जाएगा कितने टाइम्स में? 4 टाइम्स में। यहाँ लिखेंगे 4 और यहाँ से हम क्या लेंगे? 1। तो 16 का टेबल में इससे छोटा नंबर 0 टाइम, ठीक। अब माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 1। यहाँ से क्या लेंगे? 6। तो 16 के टेबल में 16 1 टाइम में, ठीक। अब माइनस करेंगे, कितना बचा? 0। यहाँ से क्या लेंगे? 6। तो 16 से छोटा है, फिर से 0 टाइम। माइनस करने पर कितना बचा? 6। और लास्ट में बचा हुआ नंबर नीचे लाएंगे 4। तो 64 कितने टाइम में आया? 4 टाइम में। कितने टाइम में? 4। यहाँ लिखेंगे 4, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन नंबर से ऑप्शन को मैच करेंगे। 40104 40104 ऑप्शन 2 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 54, 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग। ध्यान दीजिए क्या बोला? 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग। इम्पॉर्टेंट है, इसमें गुणज किसे कहते हैं? गुणज कहते हैं जिस संख्या का गुणज पूछा जा रहा है उसी संख्या से 1 से मल्टीप्लाई, फिर 2 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, ऐसे करते जाने पर जो नंबर बनता है उसे हम उसका गुणज कहते हैं। अर्थात 6 का जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, 6 का 3 से मल्टीप्लाई तो 18, 6 का 4 से मल्टीप्लाई 24, 6 का 5 से मल्टीप्लाई 30। तो यहाँ पर जितना गुणज बोला है उतने बार उसको लिखना है, या डायरेक्ट उस नंबर का टेबल लिखो, ठीक। ये समझाने के लिए मैंने लिखा। तो समझ गए, गुणज पूछा रहा है 5 तक, तो 6 का टेबल 5 टाइम पढ़ो। अब क्या बोला है? योग बोला है। क्या बोला है? योग। तो योग का मतलब होता है जोड़ना। तो ये जो गुणज है उसे अब ऐड करना है, जोड़ना है। 6 और 12 कितना होता है? 18, ठीक है। अब ये 18 में ना, ये 18 को ऐड करेंगे, कितना बनेगा? 36। अब ये 36 में 24 को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो कितना बन जाएगा? ये 10 कैरी 1 60 बन रहा है, ठीक है। अब 60 में 30 को ऐड करो 90। तो टोटल सम कितना बना? 6 के प्रथम 5 गुणज का 90। ऑप्शन 1 सही है। ऐसे बनाना है। क्वेश्चन नंबर 55, 3/4 प्लस 4/5 प्लस 8/25 का दशमलव समतुल्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 55 को सॉल्व जब करेंगे तो इसका आंसर आएगा दशमलव में। देखो दशमलव में दिया है ऑप्शन, तो जब आंसर दशमलव में दिया है ना, तो इसका आप एलसीएम मेथड से मत बनाना, ज़्यादा आपको टाइम लग जाएगा। इन तीनों का एलसीएम निकालोगे, फिर नीचे वाली नंबर से डिवाइड करके ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई, फिर वैसे ही आपको 2 बार और प्रक्रिया करना पड़ेगा, लंबा हो जाएगा। तो इसका सरल आंसर कैसे निकालोगे? जब ऑप्शन दशमलव में दे दिया है तो सिंपल क्या करो, नीचे वाली नंबर से ऊपर में डिवाइड करो दशमलव तक, ठीक है। इसमें अधिकतम क्या है? दशमलव के बाद 2 अंक तक 3 अंक तक लिया गया है। तो दशमलव के बाद 2 अंक तक सॉल्व होता है 2 अंक ले लो, नहीं होता है तो 1 अंक और ले लो, दशमलव के बाद 3 अंकों तक, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली क्या करना है, 3 लिखो और 4 से डिवाइड करो। तो 4 का टेबल 0 टाइम, माइनस करो कितना आएगा? 3। अब यहाँ दशमलव लो, ठीक, और यहाँ पर 1 0। अब 4 का टेबल कितने टाइम पढ़ सकते हैं? ठीक है, 28 आ जाएगा 7 टाइम में। माइनस करो 2, तो यहाँ 0 लगाएंगे और ये 5 टाइम में डिवाइड हो जाएगा, ठीक। तो 3/4 का वैल्यू बना 0.75, ठीक। अब ऐसे क्या करना है, इन सब का एक एक वैल्यू निकालना है। चलो इस वैल्यू को हम भी यहाँ लिख लेते हैं 0.75।
5। ठीक, अब सेकेंड नंबर लेते हैं 4/5। तो 0 टाइम हो जाएगा, माइनस करेंगे 4 बचेगा, यहाँ डेसिमल लेंगे और यहाँ 0, तो 40 आएगा कितने टाइम में? 8। ठीक, तो 0.8, 8 के पीछे आप 0 लिख सकते हो। ठीक, अब बच गया 8 में 25 से डिवाइड करना। ठीक, तो 25 का टेबल 0 टाइम, माइनस करो 8, ओके, यहाँ डेसिमल लोगे और यहाँ पर एक 0, तो 75 आ जाएगा 3 टाइम में, माइनस करेंगे 5 और यहाँ से 0। ठीक, अब यहाँ एक 0 बढ़ा देंगे तो 50 आ जाएगा 2 टाइम में, तो इसका आंसर आया 0.32। अब इस नंबर को ऐड कर दो, तो 7 और 8 15, 15 और 3 18, कैरी 1। ठीक, तो यहाँ पर डेसिमल लगेगा, फिर 1, 1.87। देखो 1.87 है और पीछे में दे दिया है 0, बाकी ऑप्शन तो मैच नहीं हो रहा है। ठीक, तो यहाँ से समझो डेसिमल के बाद कोई डिजिट है तो उसके पीछे में आप एक 0 लगा दो या 2 0 लगा दो या कितना भी 0 लगा दो। ठीक, इसका वैल्यू इसी के समान है, मतलब एक तरफ है 187, ठीक 1.87 और एक तरफ है 1.870, तो दोनों का मतलब एक है, या 1.87 2 बार 0 कर दे तो भी तीनों का वैल्यू एक बराबर है। ठीक, तो यहाँ से आप लोग कंफ्यूज हो जाते कि यहाँ पर तो 0 आया है और यहाँ पर नहीं आ रहा है। ठीक, तो रीजन समझ गए, उसका वैल्यू एक बराबर है। डेसिमल के बाद कोई डिजिट के बाद 0 नहीं लिखा है तो भी 0 है, या 0 लिखा है तो उसका मतलब 0 नहीं भी है। ठीक, तो ऑप्शन 1 सही है। 56 में, ठीक है, इन दो नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्या है? 3.65 मल्टीप्लाई 0.5। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू बनेगा यहाँ पर बता दिया है। ठीक है, 1.825 बनेगा। अब अगले सिचुएशन में क्या किया है, अगले नंबर में क्या सिचुएशन किया है इसने कि यहाँ से जो दशमलव नंबर है उसको हटा दिया और अगले बस में जो दशमलव जिस जगह पर था उसी जगह में रखा है, तो उसका वैल्यू क्या होगा। ठीक, दशमलव संख्या का मल्टीप्लाई सिखाए हैं। पहले क्या करते हैं, दशमलव को हटा देते हैं। 6365 मल्टीप्लाई 0.5 है, तो दशमलव हटा देंगे तो ये सिर्फ क्या बन जाएगा? 5। मतलब सिर्फ आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 1825। लेकिन इसमें क्या लगा है? दशमलव। तो दशमलव कैसे लगाते हैं, यहाँ दशमलव के बाद एक अंक है और यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, तो 1 और 2 कितना हो गया? 3। तो इसके पीछे से 3 अंकों के बाद क्या लगा देते हैं? दशमलव। तो 1 2 और ये 3, तो देखो आंसर अब ऐसे बन गया। अब सुनो इस तरफ की बात, आंसर इसका हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 365 मल्टीप्लाई 5 बनेगा। दशमलव हटाएंगे तो, और दशमलव के पहले 0 इसलिए उसको हटा देंगे तो सिर्फ क्या रहेगा? 5। तो जैसे इन दोनों का मल्टीप्लाई ये नंबर आया, वैसे ये भी तो नंबर सेम वैसे ही है कि नहीं? इसका भी आंसर क्या आएगा? 1825 आएगा। अब यहाँ सिर्फ दशमलव पीछे से एक अंक के बाद लगा है, तो यहाँ दशमलव एक अंक के बाद यहाँ लग जाएगा और ये हो गया आंसर बगैर मल्टीप्लाई किए। हमने 5 के टेबल 5 टाइम नहीं पढ़ा, फिर कैरी वगैरह वो सब लगाना बंद कर दिया, सिर्फ दिमाग लगाया। इसका वैल्यू जब ये है तो वही नंबर ये है, इसका भी वैल्यू यही होगा, मात्र दशमलव कहाँ पर लगाना है वो जानना था। क्वेश्चन नंबर 57, 17/25 17/25 का प्रतिशत रूप है। ओके, इसका क्या पूछ रहा है? प्रतिशत रूप पूछ रहा है। तो प्रतिशत रूप पूछ रहा है मतलब भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए बोला जा रहा है। भिन्न को प्रतिशत में चेंज करो या
दशमलव को प्रतिशत में चेंज करो या होल नंबर को प्रतिशत में चेंज करो, हमेशा क्या किया जाता है, नंबर के साथ में, ठीक है, 100 के साथ दिए हुए नंबर में मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक, तो क्या करेंगे, 17/25 मल्टीप्लाई 100 करेंगे ऊपर में। देखो ये आपके बुक में ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, मल्टीप्लाई 100 ऐसा। ठीक, तो ये फ्रैक्शन नंबर है, ये होल नंबर है, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई। तो जब मल्टीप्लाई होता है ना, तो ये होल नंबर ऊपर की संख्या होता है, मल्टीप्लाई 100 यहाँ पर। ठीक है, तो 25 100 को डिवाइड करेगा 4 टाइम में। ठीक है, अब 17 का टेबल 4 टाइम कितना हो जाएगा, 68। आंसर ऑप्शन किस में है, 2 में। क्वेश्चन नंबर 58, 6 के प्रथम 5 गुणजों के योग से आने वाली संख्या के दहाई तथा इकाई के स्थान पर आए अंकों का अंतर है। जब भी सेंटेंस बड़ा होगा, क्वेश्चन को 2 बार 3 बार पढ़ो, क्या बोला जा रहा है उसको समझो। पहला यहाँ से समझना है कि 6 के प्रथम 5 गुणजों के योग बताना है। इसके पहले हमने निकाला था, 6 का पहाड़ा 5 बार पढ़ा था और उसको आपस में जोड़ा था। ठीक है, तो 6 12 18, ठीक है, 24 और 30, तो सबको जोड़े से कितना आया था, 90। पहला काम देखो, एक एक उसके शब्दों को समझकर उसी के अनुसार हल करते हैं। तो योग तक हो गया। अब क्या बोला है, योग से आने वाली संख्या, तो 90 हो गया। योग करने पर कौन संख्या आया, 90, तो योग से आने वाली संख्या 90 हो गया। दहाई तथा इकाई, अब ये संख्या है, इसका दहाई गिनना है और इकाई, इसका इकाई 0 है। ठीक है, इकाई क्या है इसका, 0, और दहाई क्या है, 9। संख्या के दहाई तथा इकाई के स्थानों पर आए अंकों का अंतर। अब दहाई में आया है 9, इकाई में आया है 0, तो इन दोनों का क्या निकालना है, अंतर। तो सिर्फ 9 में 0 माइनस करो, बड़ा में छोटा को माइनस करते हैं, तो 9 में 0 माइनस करोगे क्या आएगा, 9। आंसर ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 59। ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त कीजिए, ध्यान दीजिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त कीजिए जिससे यदि 1277 और 1368 को भाग किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे। ठीक, आप समझो क्या करना है, आपको एक ऐसी बड़ी सी बड़ी संख्या बताना है, उसी बड़ी नंबर से 1277 में डिवाइड करो तो भी 3 बचना चाहिए, और उसी नंबर से 1368 में डिवाइड करो तो भी उसका रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 3 बचना चाहिए। तो देखो, यदि हम बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को डिवाइड करने पर 3 शेष बचे पूछा है ना, तो इन दोनों को डिवाइड करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या और 3 शेष भी बचना चाहिए। वह पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, महत्तम समापवर्तक, क्योंकि महत्तम समापवर्तक ही वह संख्या होता है जो दी हुई संख्या को डिवाइड करने वाली बड़ी सी बड़ी संख्या। तो यहाँ पर यदि आप डायरेक्ट 1277 और 1368 का ही आप महत्तम समापवर्तक निकालोगे तो जो भी बड़ा नंबर मिलेगा वो तो इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा, इसलिए इन दोनों का आपको महत्तम समापवर्तक नहीं निकालना है। इसमें क्या बोला है, इससे डिवाइड करने पर 3 शेष भी बचना चाहिए। तो क्या करेंगे, इसमें हम 3 माइनस करेंगे और इसमें भी हम 3 माइनस करेंगे। ठीक है, तो इसमें 3 माइनस करेंगे तो ये 1274 बनेगा, और इसमें माइनस करेंगे तो 1365 बनेगा। अब इन दोनों का निकालना पड़ेगा महत्तम समापवर्तक। ठीक है, 1365 डिवाइड 1274। ठीक,
ओके, तो इसका टेबल 1 टाइम पढ़ेंगे और माइनस करेंगे 1। 16 में 7 माइनस 9, इधर 0, ठीक। तो 91, अब 91 से इसमें हम डिवाइड करेंगे 1274 में, ठीक है, 1274 में, ठीक। तो 91 इसको डिवाइड कर देगा, ठीक है। पहले 1 टाइम हम पढ़ेंगे, तो 91 से बड़ा यहाँ तक, ठीक। अब माइनस कीजिए, कितना बचेगा 8, 12 में 9, सॉरी ये 6 बचेगा, 7 1 माइनस 6, और 12 में 9 माइनस 3, ठीक। यहाँ से 4 नीचे। अब 91 का टेबल 4 टाइम पढ़ेंगे तो मिल जाएगा 364, कितने टाइम में, 4 टाइम में, ठीक। तो यहाँ पर 91 ने 1274 को डिवाइड किया 14 टाइम में, तो डिवाइड कर वह नंबर जो डिवाइड करके रिमाइंडर 0 लाता है उसी को क्या बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक, ठीक। तो ये 91 से अब आप 1277 में डिवाइड करोगे, ठीक है, 91 से 1277 में डिवाइड करोगे तो भी तब आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा, 3। और 91 से ही आप अब 1368 में डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर अब क्या मिलेगा, 3। तो जब महत्तम समापवर्तक में इस प्रकार क्वेश्चन है, याद रखो शेष 3 बचे बोला है, तो उसी नंबर को जितना बचेगा उसी को उसमें क्या करना है, माइनस, और माइनस करने के बाद अब उसका निकालना है महत्तम समापवर्तक। तो माइनस करने के बाद जो महत्तम समापवर्तक निकलेगा वही इसका आंसर होगा। तो 91 ऑप्शन 3 में है। क्वेश्चन नंबर 60, 144 तथा 95 का लघुत्तम समापवर्तक LCM बताना है, ठीक है। तो हमारे पास दो संख्या है 144 एंड 95। ओके, ये मिस्टेक हो गया, ये 114 है, ठीक। ओके, अब इसका क्या निकालना है, LCM। तो यहाँ पर दोनों को डिवाइड करने वाली कोई एक ही संख्या मिल रहा है क्या, ठीक है, कौन सा है, 19। 19 की टेबल में कितने टाइम में, 6 टाइम में, और ये 5 टाइम में। ओके, अब इन दोनों को डिवाइड करने वाला कोई एक ही संख्या मिल रहा है, नहीं। तो वैसे कंडीशन में 19 × 6 × 5, ठीक है। अब ये 19 का टेबल 6 टाइम पढ़ेंगे, क्या नंबर मिलेगा, 100 कितना, 114, ठीक। अब मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 5 से, ठीक। तो 5 4 जा 20, कैरी 2, 5 1 जा 5 और 2 7, 5 1 जा 5, 570 आंसर ऑप्शन 1 में है। क्वेश्चन नंबर 61, 24 प्लस मंजिला बड़ा कोष्टक 6 माइनस मंजिला कोष्टक 5 माइनस 2, छोटा कोष्टक 4 माइनस 3, छोटा कोष्टक बंद, मंजिला कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद को सरल करने पर परिणाम क्या आता है, ठीक। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत आसान होता है, ठीक है। 24 प्लस 6 कोष्टक डालेंगे 6 माइनस, फिर एक कोष्टक डालेंगे 5 माइनस 2, फिर 4 माइनस 3, एक कोष्टक बंद, दूसरा कोष्टक बंद, तीसरा, ठीक। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले छोटा कोष्टक के अंदर की संख्या को सॉल्व करेंगे बोर्डमास के नियम के आधार पर, ठीक है। तो 4 में 3 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 1। मैं यहीं से सॉल्व करूंगा, इधर आगे नहीं लिखूंगा, ठीक है, समझते बस जाना। 4 में 3 माइनस 1, यहाँ मैंने लिख दिया 1। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ब्रैकेट के बाहर कोई सा चिन्ह नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई है। यहीं पर बहुत से बच्चे चूकते हैं, गलत करते हैं। तो ये ब्रैकेट हटेगा और ये भी ब्रैकेट हटेगा, अंक सिंगल हो गया तो ब्रैकेट हट जाएगा और यहाँ पर मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई में अब देखो, ये मंजिला कोष्टक के अंदर
की संख्या को सॉल्व करेंगे। तो मल्टीप्लाई पहले सॉल्व होगा, 2 1 जा 2। अब 5 में 2 माइनस करो 3। ठीक, अब ये अंक सिंगल है, अकेला है, संख्या अकेला है, तो ये ब्रैकेट हटेगा, ये भी ब्रैकेट हटेगा। अब ये बड़ा कोष्ठक के अंदर में संख्या है। तो अभी मंझला कोष्ठक को हमने हटाया, तो ये उस कोष्ठक के बाद यहाँ पर चिन्ह है माइनस का। नहीं होता तो मल्टीप्लाई करते, है तो कुछ नहीं करना है। ठीक, अब 6 में 3 माइनस करो, कितना बचा 3। ठीक, अब यहाँ कोष्ठक के बाहर तो प्लस का चिन्ह है, इसलिए इसको हटा दो। अब 27 और 3 को जोड़ो, सॉरी 24 और 3 को जोड़ो, 27 आंसर। ठीक, ऑप्शन 4। देखो क्वेश्चन नंबर 62, 13 के प्रथम 7 गुणजों का योग किसके निकटतम है। ओके, समझ लो पहले अर्थ को। 13 के प्रथम 7 गुणज, गुणज मतलब होता है मल्टीपल्स, मल्टीपल्स मतलब टेबल। ठीक, तो 13 के यहाँ पर 7 मल्टीपल्स बनाना है। मीन्स 13 का टेबल 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम ऐसे करते करते 7 टाइम तक पढ़ना है। अब जो जो नंबर आया है उसे आपस में ऐड करना है, सम करना है। ठीक, अब सम करोगे तो जो नंबर मिलेगा वह इनमें से किसके ज़्यादा निकट में है पता करना है। आप जो योग निकालोगे वो परफेक्ट, जो योगफल मिलेगा वो ऑप्शन में नहीं है, इसके निकट में वो योगफल इनमें से किसके निकट है वो पता करना है। तो 13 का टेबल बना लिए, अब ऐड करेंगे। इसे ऊपर नीचे में लिखे भी हम ऐड कर सकते हैं, या फिर देखो ऐड करने के तरीके। कई बच्चे इसको ऐड करते हैं ना तो पूरा ऐसे लंबा बनाते हैं, और इतना क्वेश्चन को हल करने के लिए पूरा एक पेज चला जाता है। देखो क्या करो, ये 13 को 26 में ऐड करो तो 9 और 3 39। ठीक है, अब ये 39 को 39 में ऐड करो तो 18 कैरी 1 78। अब 78 को 52 में ऐड करो तो ये 10 कैरी 1 6 और 7 कितना हो जाएगा 13। अब 130 को ऐड करेंगे 165 में, तो 5 5 10 कैरी 1। ठीक है, ओके, यहाँ पर मिस्टेक हो गया, ये 130 था, मैंने 35 लिख दिया, यहाँ 0। ठीक है, तो यहाँ पर 5 तो कैरी तो नहीं आएगा, 6 और 3 9 और यहाँ पर 1। ठीक, 195 इसमें ऐड करेंगे 195। 8 और 5 13 कैरी 1 और 9 10 10 और 7 17 कैरी 1, तो 112। ठीक, 273। अब इसे 91 में ऐड कर देंगे 273, तो 1 और 3 4 9 और 7 16 कैरी 1 और 2 3 364। ठीक है, अभी 13 का 7 मल्टीपल्स का योग कितना आया 364। अब ये 364 किसके निकट, तो ये जो हमारा नंबर है, देखो यहाँ पर ऑप्शन 1 को देखो 360 है, तो इस नंबर से ये 4 कम है कि नहीं। और ऑप्शन 2 में देखो तो 364 से ये सिर्फ 1 अधिक है, और इसमें जाते हो तो ये 5 अधिक है, 6 अधिक है। कितना अधिक है 16 नहीं 70 हो रहा है, तो 6 अधिक है। ठीक, और ये कितना अधिक हो गया, चलो जो भी है, लेकिन इससे ज़्यादा अधिक है। ठीक, अब इसके निकट में मतलब ये ज़्यादा है, क्योंकि इस नंबर से ये सिर्फ 1 ज़्यादा है और ये ज़्यादा ही कम हो गया, 1 अंक से ये ज़्यादा है, तो 365 इसके निकट है आंसर। क्वेश्चन नंबर 63, श्रेणी 1 2 4 8 का अगला पद है। ठीक है, तो इसका अगला पद सिर्फ एक अगला पद पूछा है, ऑप्शन में 1 है। कभी कभी 2 अगला पद भी पूछा जा सकता है, ऑप्शन में 1 है मतलब 1 अगला पद पूछा है। तो पैटर्न को समझना है, 1 से ये 2 हो गया, 2 से 4 हो गया, 4 से 8 हो गया,
तो इसके श्रेणी क्रम को समझना है, किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो देखो 2 कैसे आ जाएगा। देखो एक तो इसमें 2 8 हाँ, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करने पर 1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2, अब 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4। ठीक, अब ये 4 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, तो 8 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, ऑप्शन 2। ठीक, क्वेश्चन नंबर 64, राजेश का भार, तो भार मतलब होता है वजन, मतलब कि वेट। ठीक, छत्तीसगढ़ी में गरु है ना। ठीक, तो राजेश का भार राम के भार से 5 किलोग्राम कम है। कौन कम है? याद रखना। ठीक है, इसमें इसके शब्दों को समझना है। तथा नेहा का भार राम के भार से 3 किलोग्राम अधिक है। यदि तीनों का कुल भार 103 किलोग्राम है। ठीक, ये किग्रा मतलब किलोग्राम। ठीक है, फर्स्ट साल जब पढ़ा रहा था तो एक लड़की पूछी, सर ये किग्रा क्या है? तो किग्रा मतलब किलोग्राम। तो राम का भार है। ठीक, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको उस व्यक्ति को पहचानना होता है जिससे कोई व्यक्ति ज़्यादा है वजन में और उसी व्यक्ति से कोई व्यक्ति कम है। मतलब उस व्यक्ति को पहचानना है जिससे कंपेयर किया जा रहा है दो अन्य व्यक्तियों को। तो देखो इस क्वेश्चन में 3 व्यक्ति का नाम आया है, राजेश, राम और नेहा, ये 3 व्यक्ति है। अब उस व्यक्ति को पहचानो जिसके वजन से अन्य 2 व्यक्तियों की तुलना हो रहा है। तो देखो वह है राम। देखो क्या बोला है, राजेश का भार राम के भार से, मतलब राम के वजन से जो राजेश का वजन है 5 किलोग्राम कम है। और यहाँ पर भी देखो कंपेयर किया है, नेहा का भार राम के भार से 3 किलोग्राम अधिक है। तो कंपेयर करने वाला व्यक्ति कौन है? राम है। राम के वजन से अन्य 2 व्यक्तियों को कंपेयर किया गया। तो जिस व्यक्ति से कंपेयर किया जाना है उसके भार को मानो x। ये समझ में आ गया? अब हम बनाते हैं, देखो अच्छे से बनेगा। राजेश का भार राम के भार से 5 किलोग्राम कम है। देखो 5 किलोग्राम किसका वजन कम है? राम के भार से किसका वजन 5 किलोग्राम कम है? राजेश का। तो राम के भार से ना, तो राम का भार को हमने क्या माना है? x माना है। तो इसका जो भी वजन है उससे इसका 5 किलोग्राम कम है वजन। तो यहाँ पर क्या करोगे? -5। ये ऐसे लिखा जाता है। अब फिर क्या बोला है अगले सिचुएशन में, नेहा का भार राम के भार से 3 किलोग्राम अधिक है। तो पहले राम के भार को लिखना है। राम के भार से नेहा का भार 3 किलोग्राम अधिक है, तो इसमें 3 जुड़ जाएगा। ये तो हमारे पास 3 संख्या हो गया। अब तीनों के वजन को, मतलब भार को यदि हम जोड़ देते हैं, राजेश, राम और नेहा, तो तीनों के वजन को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 103 किलोग्राम। अब इसे सॉल्व करेंगे। देखो 103 कैसे आया है बताओ? तीनों की आयु को जोड़ने पर, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह करोगे। ठीक, अब देखो कैसे जोड़ते हैं इसको। ऐसे x - 5 लिखो, यहाँ पर x है, यहाँ पर x लिखो। ठीक, और यहाँ पर क्या है? x + 3 है। क्या है? x + 3 है। तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 103 आएगा। इस तरफ को खाली छोड़ना, जोड़ने पर जो आया उसको इस तरफ लिखना। अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। ये वाला शायद आपको कन्फ्यूज़न करेगा, इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं, ये आपको कन्फ्यूज़ करेगा। यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है। कितना बार x आया? 3 बार। ये लिखो 3x। ठीक है, अब यहाँ पर है -5 और यहाँ पर है +3।
तो दो संख्या में अपोजिट चिन्ह है, एक में प्लस और एक में माइनस, तो संख्या हमेशा घटता है। एक में माइनस आ गया, एक में प्लस, तो संख्या आपस में घटेंगे। तो 5 में 3 माइनस करो 2। अब जो नंबर बड़ा उसके चिन्ह को लिखा जाता है। 5 बड़ा है और 5 में कौन चिन्ह है? माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2, माइनस का 2। यहाँ तक आ गया समझ में? अब इसके बाद जो बराबर के बाद तीनों का वजन आया था 103 किलोग्राम, उसको लिख लेना है। ठीक है, आ गया समझ में? ओके, तो यहाँ पर ये देखो, ये जो 3x है इसका वैल्यू अभी निकालना पड़ेगा। तो 3x का वैल्यू निकालेंगे, इसलिए इस पार रहेगा और बराबर का चिन्ह लेंगे। तो ये जो बराबर के पहले माइनस का 2 है ना, इसको हम इस पार ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 103 के बाद ये इस तरफ आएगा, तो माइनस का चिन्ह प्लस में हो जाएगा और ये 2 का 2, इसे ऐड करने पर कितना हो जाएगा? 105। अब 3x में से सिर्फ x की वैल्यू निकालेंगे, तो x के गुणांक 3 से हम क्या करेंगे? इसमें डिवाइड करेंगे। 3 से हम 105 में क्या करेंगे? डिवाइड। तो 3 का टेबल कितने टाइम पढ़ लेंगे? 3 टाइम, है ना। ये 9 आया 3 टाइम में, माइनस करने पर 1, ये 15 आया 5 टाइम में, तो x का वैल्यू निकला 35। x का वैल्यू कितना निकला? 35। अब समझो ये क्वेश्चन बन गया। कैसे बन गया इधर ध्यान दो, ये सब मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। हमें x की वैल्यू निकालना था। x कौन है? राम की आयु है, तो राम की आयु हो गया 35। अब देखो किसका आयु पूछा है, तो राम का भार है, तो राम का भार कितना है? 35। मान लो पूछ देता राजेश का भार कितना होगा, राजेश का भार कितना होगा। तो राम की आयु जब तक पता नहीं चलेगा, इनमें से किसी दो अन्य व्यक्ति का भार नहीं बता सकते हो। अब राजेश का भार पूछा जाएगा तो क्या करोगे? एक से मतलब राम के भार है और राम के भार से राजेश का भार 5 कम है, तो 5 यहाँ माइनस कर दो, कितना आ गया? 30। नेहा का भार पूछा जाएगा, है ना, तो राम के भार से 3 अधिक है, तो राम का भार 35 में 3 जोड़ दो 38। अब तीनों की आयु को जोड़ने पर 103 होगा, बोला था ना, तो तीनों की आयु को जोड़ दो, 103 आता है कि नहीं देख लो। राम का 35, राजेश का 30 और नेहा का 38 जोड़ते हैं, 5 और 8 13, हासिल 1, 3 3 9 और 1 10। देखो आ भी गया, जैसे बोला वैसे हमने सॉल्व कर दिया। बट क्वेश्चन में सिर्फ क्या पूछा है? राम का भार पूछा है ना, तो अन्य दो लोग की आयु निकालने में मेहनत नहीं करना है। राम की भार है 35 किलोग्राम, ठीक, राम का भार 35 किलोग्राम। सोसाइटी में चावल कितना मिलता है एक सदस्य को? सोसाइटी में एक कार्ड में 35 किलो मिलता है ना, हाँ वही है। क्वेश्चन नंबर 65। एक बस 8 घंटे में 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है, बस का औसत चाल है। क्वेश्चन नंबर 65। एक बस 8 घंटे में 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है, बस की औसत चाल क्या है? ठीक, देखो आप लोग किस्मत अच्छा है कि इसमें ऑप्शन भी किलोमीटर में दिया है, ऑप्शन किस में है? किलोमीटर प्रति घंटा में, और यहाँ पर समय भी घंटे में दे रखा है और दूरी भी किलोमीटर में दे रखा है। मतलब आपको मीटर प्रति सेकेंड या मीटर प्रति मिनट उसमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो चाल वाली क्वेश्चन में, चाल दूरी तथा समय वाली क्वेश्चन में, क्वेश्चन पढ़ने के बाद ऑप्शन को पढ़ना, ठीक, ऑप्शन बताएगा कि कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पूछ रहा है औसत चाल मतलब चाल, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी कितना? 400 नहीं 400 किलोमीटर बोलो। और समय कितना है? 8 घंटे, ठीक है। तो ये इसका चाल कहलाएगा क्या? 8 घंटे में 400 किलोमीटर की दूरी, तो ये उसका चाल नहीं हुआ।
1 घंटे में जितना दूरी उसी को कहेंगे उसका चाल। तो 8 से उसमें डिवाइड करो, कितना बार में 40 आएगा? 5 बार में, और 0 पीछे। ठीक, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब क्या है कि गाड़ी 1 घंटा में 50 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो ये कहलाएगा उसका चाल। क्वेश्चन नंबर 66, नीचे दिए गए आरेख का अध्ययन करके प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, देखो एक तरफ दिया है विद्यार्थियों की संख्या, ऐसे जो सेंटेंस दिया है उसे ज़रूर पढ़ना, ये क्या बताता है। ठीक है, मतलब ये जो लाइन में अंक लिखा है उसका मतलब है विद्यार्थियों की संख्या से, और यहाँ पर ये फुटबॉल, क्रिकेट, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, ये सब क्या है? एक खेल है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कितने विद्यार्थी टेबल टेनिस खेलते हैं? तो टेबल टेनिस ये है, तो टेबल टेनिस कितने विद्यार्थी खेलते हैं? तो इसके सीध में से जाना है। ठीक है, इसके सीध में आपको जाना है। टेबल टेनिस ये रहा, 8 में जा रहा है। किस में जा रहा है? 8 में। तो 8 विद्यार्थी टेबल टेनिस खेलते हैं, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 67, निम्न चित्रलेख एक विद्यालय के छात्रों द्वारा प्रयोग किए गए यातायात के विभिन्न साधनों को दर्शाता है। ठीक है, ये साधन है और ये छात्रों की संख्या है। तो इसमें छात्रों की संख्या को एक इमोजी के रूप में दर्शाया गया है। तो एक इमोजी का मतलब है 50 छात्र से। ठीक है, तो कितने प्रतिशत छात्रों ने स्कूल बस का उपयोग किया? देखो आपको सिर्फ बताना है स्कूल बस को उपयोग करने वाले छात्रों का प्रतिशत। अब प्रतिशत कैसे बताओगे? सबसे पहले तो आपको पता करना पड़ेगा कुल छात्र। ठीक है, कुल छात्र कितने इमोजी हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल 15 इमोजी है। एक इमोजी बताता है 50 को, तो 15 इमोजी, 15 तिया 45, 15 चौक 60, 15 पंचे 75, टोटल है 750 विद्यार्थी। ठीक है, टोटल कितने विद्यार्थी है? 750। 750। अब 750 में से स्कूल बस में आने वाले विद्यार्थी कितना है? 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 का मतलब 6 नहीं है, एक इमोजी का मतलब 50 से है, तो 50 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 पंचे 30, 300। कितना आया? 300। तो ऊपर में लिखोगे 300, ये हो गया। अब क्या पूछा है? प्रतिशत पूछा है। तो प्रतिशत पूछा है इसलिए यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई, 1 0 से 1 0 कैंसिल। ठीक है, और ये 10 और ये 75 दोनों 5 से डिवाइड हो जाएंगे, ये 2 टाइम में, और ये कितने टाइम में हो जाएगा? 15 टाइम में। अब यहाँ से देखो ऊपर में क्या बचा? 300 मल्टीप्लाई 2, और नीचे में क्या बचा है? 15। तो 15 ने 30 को डिवाइड किया 2 टाइम में, 0 पीछे, 2 से मल्टीप्लाई करो 40, तो 40% आंसर, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 68, एक राशि 25% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज पर कितने समय में अपने से 3 गुना हो जाएगी? ठीक है, तो यहाँ पर वह राशि कितना है पता नहीं, तो माना कि वह मूलधन को हम क्या मानेंगे? 100 मानेंगे। मूलधन को हम क्या मानेंगे? 100। और ये मूलधन अपने से 3 गुना होगा तो ये जब 300 हो जाएगा। मूलधन अपने से 3 गुना मतलब मूलधन 100, 3 का गुना मतलब 3 से गुणा, तो ये जो 300 बना ये क्या कहलाएगा? मिश्र धन। तो मूलधन और मिश्र धन पता है तो बीच का हम ब्याज निकाल लेंगे। 300 में 100 माइनस करो तो ब्याज निकल जाएगा 200। ठीक है, अब क्या पूछा है? समय पूछा है, तो समय बराबर होता है साधारण ब्याज, कितना निकला? 200 गुणा 100। ठीक है, बटे मूलधन 100 गुणा दर। ठीक, तो 25 से 100 डिवाइड हुआ 4 बार में, 4 यहाँ लिख लिए। ठीक है, और 100 से
200 डिवाइड हुआ 2 बार में, तो कितना आया 8, तो 8 वर्ष। आंसर ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 69, 12 किलोग्राम आलू का मूल्य 360 रुपया है, 8 किलोग्राम आलू का मूल्य कितना होगा। ठीक, तो यहाँ जब तक आप 1 किलो आलू का मूल्य कितना होगा पता नहीं चलेगा, तब तक 8 किलोग्राम आलू का मूल्य कितना होगा पता नहीं कर सकते। ठीक है, तो दिया है 12 किलोग्राम आलू का मूल्य 360 रुपया, तो 1 किलो आलू का मूल्य कितना होगा 12 से डिवाइड करोगे, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 0 पीछे। ठीक, 1 किलोग्राम आलू का मूल्य 30 रुपया, तो 8 किलोग्राम आलू का मूल्य, तो 8 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 240 रुपया। ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 70, एक पुस्तक 150 रुपये में खरीदी गई तथा 180 रुपये में बेची गई, उस पर लाभ प्रतिशत है। पुस्तक को 150 में खरीदा गया और 180 में बेचा गया। ठीक, तो सबसे पहले प्रतिशत लाभ पूछा गया है, तो प्रतिशत लाभ का फार्मूला क्या होता है, लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक है, तो लाभ निकालेंगे, जितना बेचा गया है उसमें से जितना खरीदा गया था उसको निकालो, तो कितना बचा 30 मल्टीप्लाई 100, और क्रय मूल्य मतलब खरीदा हुआ मूल्य कितना है 150। ठीक, तो 0 से 0 कैंसिल, और 3 के पहाड़ा से 15 5 बार में। ठीक है, और 5 दूनी 10, और ये 0 पीछे 20, तो प्रतिशत लाभ कितना आया 20%। ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 71, एक हॉल की विमाएँ 4.5 मीटर है और 4.8 मीटर मल्टीप्लाई 3.6 मीटर है, 1.2 मीटर भुजा वाली कितनी वर्गाकार टाइलें उसके फर्श को पाट सकती है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ये दो विमा अलग अलग है, तो यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल निकालो और वर्गाकार, ठीक है, वर्गाकार आकृति का भुजा, 4 भुजा में से कोई भी एक भुजा ले लो, चारों भुजा एक बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ग का क्षेत्र, यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल निकालो और यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल, ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है। ठीक, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भुजा वर्ग, मतलब 1.2 मल्टीप्लाई 1.2 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ ध्यान दो, देखो यहाँ दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ पर भी दशमलव के बाद एक अंक है, तो इसको लिख सकते हो 48 और इसको 12। ठीक, मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी दशमलव के बाद एक अंक, यहाँ पर भी दशमलव के एक अंक, तो सिंपली आपको दशमलव को हटा देना है, बस कुछ नहीं करना है। 12 से इसमें डिवाइड कर दो, 12 से 12 36, 12 चौक 48, और ये कितने टाइम में 3 टाइम में, दोनों का मल्टीप्लाई 12। ठीक है, तो कितने वर्गाकार टाइल्स लगेंगे 12। 72, एक आयताकार पार्क की विमाएँ 100 मीटर मल्टीप्लाई 60 मीटर, एक 2 मीटर चौड़ा पथ पार्क के चारों ओर बनाया गया, पथ का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में क्या होगा। ठीक है, ध्यान दो इस क्वेश्चन को समझने के लिए। देखो आयताकार पार्क है ना, एक आयताकार ऐसे क्या है पार्क है, तो इसकी लंबाई 100 मीटर है और इसकी चौड़ाई 60 मीटर है। ठीक, अब क्या किया है, इसमें 2 मीटर चौड़ा पथ चारों तरफ बढ़ाया गया। ठीक है, चारों तरफ क्या किया गया बढ़ाया गया। ठीक है, तो चारों तरफ जब बढ़ाएंगे तो यहाँ 100 है, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 100, ये 60 है तो ये भी क्या हो जाएगा 60। अब चारों तरफ हम 2-2 क्या बढ़ाएंगे, 2-2 मीटर का एक पथ बनाएंगे। पहले क्या करो, ये जो आयताकार आकृति है इसका निकालो क्षेत्रफल। ठीक, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई 100 चौड़ाई 60, तो ये हो गया 6000। ठीक,
अब जब 2 मीटर हम चारों तरफ बढ़ाएंगे, 2 मीटर चारों तरफ बढ़ाएंगे तो 2 इसमें जुड़ेगा और 2 इसमें जुड़ेगा, ठीक, और 2 इसमें जुड़ जाएगा और 2 इसमें जुड़ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, ये लंबाई में हम ना 2 बार लंबाई में, एक बार 2 यहाँ पर भी जोड़ रहे हैं, एक बार 2 यहाँ पर भी, तो यहाँ पर 100 में सिर्फ 2 नहीं, ये 2 हम इस तरफ भी जोड़ रहे हैं और इस तरफ की भी रास्ता में हम 2 जोड़ रहे हैं, इसलिए उस वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा। अब जो नया पथ बनेगा उसकी लंबाई 104 हो जाएगा और यहाँ पर 2 यहाँ पर 2, तो 60 में 4 जोड़ने पर ही कितना हो जाएगा, 64, ठीक। तो जो 2 मीटर का पथ जुड़ने पर जो नया आयत बना, ठीक है, उसकी लंबाई 104 हो जाएगा और चौड़ाई 64 हो जाएगा। तो अब इन दोनों का भी क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, ठीक है, 104 और कितना, 64 का, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 6656, ठीक। तो पथ का क्षेत्रफल पूछा है, क्या पूछा है, पथ का क्षेत्रफल पूछा है, पथ का क्षेत्रफल पूछा है। तो क्या करेंगे, ये जो पथ सहित आयताकार आकृति का जो क्षेत्रफल है उसमें बगैर पथ वाली जो आकृति का क्षेत्रफल है उसका हम माइनस करेंगे, अर्थात यहाँ पर क्या करोगे, 6656 में ये 6000 को माइनस करोगे, ठीक है, तो 6 5 6, तो 656 आंसर हो जाएगा, 656 ऑप्शन 2 में, ठीक है। ये वाला समझ लो। इधर देखो 2 मीटर का पथ इधर ऐसे बनाएंगे, ये 2 हो जाएगा, इधर 2 जुड़ेगा और 2 मीटर से इधर ऐसे एक रास्ता बनेगा, ठीक है। अब वैसे ही 2 मीटर का इधर से ऐसे जोड़ेंगे, फिर इधर से ऐसे, ठीक है, और 2 मीटर इधर फिर आगे से बढ़ेगा, ये इस प्रकार से। तो इतना का पहले क्षेत्रफल निकालो, उसके बाद इतना का क्षेत्रफल निकालो और दोनों को माइनस। क्वेश्चन नंबर 73, एक वर्गाकार पार्क की भुजा 100 मीटर, पार्क का परिमाप, तो कौन सी प्रकार की आकृति हो रहा है, पार्क का परिमाप, तो पार्क का आकार कौन सा हो रहा है, वर्गाकार, तो वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, 4 गुणा भुजा, ठीक, और भुजा दे रखा है 100, तो 4 × 100 इक्वल कितना हो गया, 400 मीटर, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 74, 2 व्यक्ति प्रातः 7:30 बजे एक दूसरे की ओर चलना आरंभ करते हैं। यदि उनकी चालें 4 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 6 किलोमीटर प्रति घंटा है एवं प्रारंभ में उनके बीच की दूरी 25 किलोमीटर है, तो वे कितने बजे आपस में मिलेंगे इधर, ठीक है। ऐसे वाले क्वेश्चन जिसमें 2 व्यक्तियों की चालें दे रखा है, ठीक, तो यहाँ पर यह समझना है कि वो दोनों व्यक्ति या कोई गाड़ी एक ही दिशा में जा रहा है कि विपरीत दिशा में। यहाँ पर 2 व्यक्ति हैं और वो दोनों एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, मतलब एक इधर जा रहा है तो एक इधर से इधर जा रहा है, ठीक है, एक इधर जा रहा है, तो दोनों विपरीत दिशा में है, तो विपरीत दिशा में दोनों व्यक्तियों की चालें जुड़ जाएंगे। एक व्यक्ति का चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरा का 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दोनों की चालें जुड़ जाएंगे, आ जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों का चाल हो जाएगा, ठीक है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या पूछा है, एवं प्रारंभ में उनके बीच की दूरी 25 किलोमीटर है, तो वे कितने बजे आपस में मिलेंगे। अब यहाँ बजे पूछा है, बजा का मतलब क्या है, समय, और समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो बताओ 25 किलोमीटर दूरी है कि नहीं, 25 किलोमीटर दूरी और 10 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, चाल, ठीक। अब इसको सॉल्व करो, ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व। तो 10 का पहाड़ा 2 बार पूरा पढ़ लेंगे, है ना, और कितना बचेगा, 5/10, तो ये इस लोवेस्ट फॉर्म निकल जाएगा 1/2, 1/2। तो देखो ये 2 का मतलब तो 2 आवर हो गया, ठीक है, और 1/2
मतलब 1 घंटे का इसको क्या पढ़ेंगे हाफ, तो 2 घंटा 30 मिनट, 2 घंटा 30 मिनट। अब यहाँ पर घड़ी समय पूछा है तो स्टार्टिंग समय में जाओ, कितना था 7:30। 7:30 में 2:30 को जोड़ो तो ये 60 मिनट हो गया, जोड़ने पर 9, तो 60 मिनट का 1 घंटा हो जाता है, तो 9 में 1 घंटा जोड़ दो 10 बज गया। ठीक है, तो प्रातः 10 बजे ऑप्शन 3 सही है। 75 11 तथा 21 के लिए निम्न में से क्या सत्य है? दोनों भाज्य संख्याएं हैं, गलत। भाज्य संख्या मतलब क्या, जिसको और अपने नंबर से छोड़कर और कोई नंबर डिवाइड करें। 11 सिर्फ 11 से ही डिवाइड है। ठीक है, ये भाज्य है और ये भाज्य, तो दोनों भाज्य है बोला, तो ऑप्शन 1 गलत है। 2 दोनों सम संख्याएं हैं, गलत, दोनों ही विषम संख्या हैं। दोनों सअभाज्य संख्या है। सभाज्य क्या है, जिसका महत्तम समापवर्तक 1 आता है, तो ये ऑप्शन सही है। दोनों 3 के गुणज है, गलत, एक तो 3 के गुणज है दूसरा नहीं। ठीक, ऑप्शन 3 आंसर।